ये इसमें हमसे पूछा गया कि ना कि एक तो जैक फ्रूट, महुआ और टीक का नाम दे दिया कि भाई ये बताओ कि, और इनका देखो, इनका वो भी दे दिया, क्या बोलते हो उसे, इनका साइंटिफिक नेम भी दे दिया। और ये पूछा कि इनमें से कौन से डेसिडियस फ्रूट है, डेसिडियस ट्रीज है। नहीं पता हमें तो, डेसिडियस ही नहीं पता, पता लग जाएगा, पढ़ लेंगे बाद में। मैनमेयर टी ट्रेड हाईली प्राइस, हाईली डॉगली जी देखेंगे, चलो ठीक है। इन और उससे पहले इन्होंने हमसे पूछ रखा था कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या, बी सी, सी। भारत में सबसे ज़्यादा ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रूट फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। देखो टीक में पूछ रखा था, इसका आंसर तो पता लग गया 2015 में, एक है 78 का ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैंग्रोव एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका है अंडमान निकोबार। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। जैक फ्रूट ईयर राउंड अवेलेबिलिटी। देखो अब जैक फ्रूट कोई सीजनल फ्रूट नहीं है, पूरी साल मिलता है। एंड इट्स वाइड prevalence in tropical region with high rain give enough information to reach conclusion that it is a evergreen tree. Also teak and mahua are common tree in India, and we know that India has predominantly deciduous vegetation. Based on this observation we can conclude that teak and mahua are deciduous एंड जैक फ्रूट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अब ये एक्सप्लेनेशन हमारी फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी। ये एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में हमारी ऐसे हेल्प करेगी कि जहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती होगी वो एवरग्रीन होगा, है ना। जैसे इसमें बोल रखा है जैक फ्रूट ईयर अराउंड अवेलेबिलिटी एंड इट्स वाइड प्रीवेलेंस इन ट्रॉपिकल रीजन विद हाई रेन गिव। एक तो ईयर अराउंड अवेलेबिलिटी है एंड प्रीवेलेंस इन ट्रॉपिकल रीजन विद हायर रेन गिव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन दैट इट इज़ अ ग्रीन। अब भारत में ना प्रीडोमिनेंटली डेसिडियस वेजिटेशन पाई जाती है, ऊपर पढ़ भी लिया हमने, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखते हैं जैक फ्रूट एवरग्रीन लैटेक्स प्रोड्यूसिंग ट्री नेटिव टू इंडिया एंड मलेशिया। लैटेक्स क्या होता है ब्रदर? रबर। लैटेक्स ChatGPT कहाँ है भैया? लैटेक्स नहीं हिंदी। रबर, नेचुरल लैटेक्स एक प्रकार का दूधिया सफ़ेद द्रव जो रबर पेड़ के छाल से निकलता है। इसका उपयोग रबर दस्ताने, गद्दे आदि के बनाने के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो फॉर योर काइंडनेस, है ना। अब ये एक तो यहाँ पता लग गया एवरग्रीन है, इंडिया और मलेशिया का नेटिव है। जो कटहल है इंडिया और मलेशिया का नेटिव है। कल्टिवेटेड फॉर लार्ज फ्रूट एंड टिम्बर, पेड़ के लिए भी किया जाता है और टिम्बर के लिए। स्प्रेड चाइना, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका।
अब हम महुआ पे आ जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फास्ट ग्रोइंग ट्री, नेटिव टू मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार। बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है, थैंक यू। टीक, ट्रॉपिकल हार्डवुड डेसिडियस इन नेचर। ट्रॉपिकल हार्डवुड, ट्रॉपिकल हार्डवुड मीनिंग इन हिंदी। ट्रॉपिकल हार्डवुड मीनिंग इन हिंदी। ट्रॉपिकल हार्डवुड मीनिंग इन हिंदी। ट्रॉपिकल हार्डवुड मीनिंग इन हिंदी, डेसिडियस इन नेचर। ट्रॉपिकल हार्डवुड मीनिंग इन हिंदी। Wood valued for durability, water resistant, used in boat building, furniture, carving and veneer. Veneer. बढ़ाई पतली परत veneer, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। इसे मानसून फॉरेस्ट कंपोज प्राइमरली ब्रॉड लीव, बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ टेड एंड शेड और लीव इन वन रीजन। सारी पत्तियाँ एक सीजन में गिरा देते हैं। सारी पत्तियाँ एक सीजन में गिरा देते हैं। स्प्रेड ओवर रीजन विद, जहाँ 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी और ह्यूमिडिटी होगी 80 to 90%, वहाँ पाए जाएंगे। फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग विद हिमालय फुटहिल, ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा। डोमिनेंट स्पीसीज टीक, अदर स्पीसीज साल, शीशम, खुर्रा, महुआ, आंवला, शीमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये वहाँ होते हैं। कौन कौन सी जगह भारत में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? स्टेट के साथ नाम बताओ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम, ये मतलब मोस्टली क्या बोल रहा है ठीक है, थैंक यू। ये मैंने रख दिया, इसमें खोल लिया है ना।
Tree shed leaves for week 8. Tree shed leaves for 6 to 8 weeks in dry summer, meaning in English. ठीक है. Evergreen versus deciduous forest. Evergreen retain leaves throughout. अच्छा वो ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ये एवरग्रीन है. थ्रू आउट ईयर सीडिंग ग्रेजुअली, नहीं मतलब कभी कभी होता है. एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन महगोनी रोजवुड. टेम्परेट एवरग्रीन पाइन देवदार एंड स्प्रूस. कैरेक्टरिस्टिक adapted to nutrient poor soil. wax coated leaves to reduce water loss. Adapted to nutrient poor soil, meaning in Hindi. ठीक है. Deciduous forest shed leaves seasonally, typically in dry and cold season. Example tropical deciduous forest. Teak, sal, mahua, mango. Temperate deciduous forest oak, maple, beech. Adapted to convert wax coated leaf. Wax coated leaf to reduce water loss. Adapted to conserve in water in dry season. Undergo dormancy in winter. Undergo dormancy in winter.
major timber yielding trees in India. Major tree yielding trees in India. Teak found in India, Myanmar, Thailand used for high quality furniture and shipbuilding. Shal, rosewood found in Western Ghats, Eastern Himalaya. Deodar, pine, sandalwood native in South India, valuable for oil extraction and carving. Bamboo found across India, China, Southeast Asia, used in paper, handicraft, furniture. Pine growing हिमालय, मुझे पता है देवदार हिमालय रीजन में पाया जाता है. Sacred groves in India, community protected forest path decided to deities found across India. Ecological significance, biodiversity hotspots preserve endemic and rare species. Western water conservation, carbon sequestration. Major sacred groves, Rajasthan, Oran associated with folk deities like Gogaji, Orans. Western Ghat, KBR, मेघालय, लॉ, तेंग, मतलब देववन ये तो समझ जाऊँगा मैं. दीव रक्षक वन, मध्य प्रदेश, दीव रक्षक वन, सेंट्रल इंडियन ट्राइब कम्युनिटीज प्रोटेक्टिव ग्रुप है ना ये. और ओरांस डेटीज लाइक गोगाजी. ओरांस देखते हैं क्या होता है. ओरांस और खबरों में रहने वाले ओरांस कावीयुस इन केरला. होम सेक्रेटरी नाथ देवता वर्षिप. लोकसियांग ठीक है. मैनग्रोव स्पीसीज इन इंडिया, सॉल्ट टॉलरेंट. मैनग्रोव स्पीसीज इन इंडिया, सॉल्ट टॉलरेंट, फाउंड इन कोस्टल intertidal zones, critical for coastal protection and biodiversity. पहला है सुंदरी, फाउंड इन डोमिनेट इन सुंदरवन, यूज इन कंस्ट्रक्शन. दूसरा है रीजोपोरा, फाउंड इन गुजरात, तमिलनाडु, सपोर्ट फिशरीज. तीसरा है ईवी सिंसानिया, कॉमनली इन गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड. ब्रूगुरिया उड़ीसा, एक्ट एज अ सेडिमेंट ऑफ स्टेबलाइजर. एडेप्टेशन, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन. हवा salt leaf activate except salt to maintain osmotic balance, provide stability, shifting sediment, protect against coastal erosion. ठीक है, ये है सुंदरी है. सुंदरी तो पता ही लग जाएगा हमें. रीजोपोरा गुजरात एंड तमिलनाडु में, सपोर्ट फिशरीज. ब्रूगुरिया उड़ीसा में. एविसिनिया ठीक है, ये मैं पता है. 3 species that serve as a keystone species. Keystone species are species that have disproportionately large impact of their ecosystem. Example, Indian forest. Fig tree, they food source for bird, bat and insect, crucial for seed dispersal. Rhizophora तो keystone species in question. Mangrove
मैनग्रोव है भाई, मैनग्रोव, टी एंड गुजरात, मरीन डायवर्सिटी, trees commonly found in Indian wetland, trees commonly found in Indian wetland tree species, trees commonly found in Indian wetland tree species, grey mangrove, found in Sundarban, help protect Hijol, found in floodplain, aid to water filtration, mangrove date palm, stabilize estuarine ecosystem, Arjun tree grow around the river bank, help soil conservation, Jahu adapted to saline wetland, prevent soil erosion, ecological role, carbon sequestration and flood mitigation, habitat for aquatic and avian phenomena, prevent soil erosion and enhance groundwater recharge, tree species, भाई वो ट्री लिखा हुआ था यार, फिग, अंजीर को फिग बोलते हैं ना, फिग अलग होता है। ट्री स्पीसीज यूज इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, आंवला, अश्वगंधा, बेल, अर्जुन, गुडुची, सर्पगंधा, यूनानी मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, बेल, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड डायबिटीज मैनेजमेंट, बेल जूस होता है ना, अश्वगंधा, इम्प्रूव स्टेमिना एंड इम्यूनिटी, आंवला विटामिन सी, गुडुची, immunomodulator used in fever and infections, गुडुची, ठीक है। Sacred tree in Indian culture, पीपल, बनियान, नीम, बेल, अशोक, लॉर्ड कृष्णा से कदम्बा, सैंडलवुड, tree species adopted cold to high altitude region, needle sharp leaves, deep root system, slow growth and cold tolerance, major trees, coniferous tree, शंकुधार, डेसिडियस एंड ब्रॉड लीव्स, देवदार है, ड्यूरेबल टिम्बर, ब्लू पाइन है, शीर पाइन है, और फिर है हिमालयन यू एंड फिर टिम्बर एंड मेडिसिन, डेसिडियस एंड ब्रॉड लीव ट्री। अब ये पूछ सकते हैं कि पहाड़ों में कौन कौन से ट्री मिलते हैं, डेसिडियस एंड ब्रॉड लीव ट्रीज, ब्रिज बार्क फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, हॉर्स चेस्टनट मेडिसिन, मेपल फर्नीचर, वॉलनट नट्स एंड टिम्बर, रोडोडेंड्रॉन हर्बल यूज, अल्पाइन सब अल्पाइन, जूनिपर, विलो, एल्डर सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सी बकथॉर्न। अच्छा ठीक है। देखो अब जैसे यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा था, यूरोपियन यूनियन के, ये करंट के रिलेटेड है बस, इसमें ना डेवलप ऑल इट्स ओन क्लीन एनर्जी का मतलब देख लेते हैं एक बार क्या होता है।
चलो ये है। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये अभी भी पूछ सकता है क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें ये था कि ना कि सारे यूएन के मेंबर होंगे, नहीं यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। ये भी हमारा ठीक था। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज अलायंस का इसमें ये था कि गरीब जो देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज टू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये था, तो ये सिस्टम है। अब देखते हैं आगे क्या। अब पढ़ते हैं बाकू कम्युनिक्यू। अभी COP 29 हुआ था बाकू में, अज़रबैजान में। ये हुआ था COP 29 हुआ था, कब हुआ था? 2024 में हुआ था ये, है ना। इस बाकू कम्युनिक्यू में ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के लिए था ये बाकू कम्युनिक्यू। इसमें फोकस था एड्रेसिंग यूनिक चैलेंज फेस बाय स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए, है ना। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग देना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है, क्योंकि उनके सामने जो दिक्कतें हैं ना वो दिक्कतें अलग है ना। अब एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें बेसिकली 5 देश हैं, न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। ये 5 देश इसके भीतर हैं। इसका प्राइमरी कंपोनेंट है भाई टैरिफ को कम करो और फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को रिफॉर्म करो, इको लेबलिंग स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब वही मिलजुल के काम करो। न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड आइसलैंड, ये 5 देश इसके भीतर हैं। एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी ये पूछ लेंगे एग्रीमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी, ये यूएन का है, ये यूयू का है? नहीं भाई, यूएन का भी नहीं है, यूयू का भी नहीं है, और तुम्हारा यूएनएफसी का भी नहीं है, ना बाकू रिश्ता है इसका रिश्ता है भाई एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी का रिश्ता है इसका न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका से, और तुम्हारा न्यूजीलैंड से रिश्ता है, कोस्टा रिका से रिश्ता है, नॉर्वे से रिश्ता है, आइसलैंड से रिश्ता है, और तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड से रिश्ता है। इसमें बेसिकली ये स्टैंडर्ड लेबलिंग करो, और तुम्हारा इको फ्रेंडली स्टैंडर्ड लेबलिंग करो, वो फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म करो, देन तुम्हारा वो टैरिफ को कम करो, टैरिफ एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ टैरिफ ऑन एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विस, प्रमोट फॉर डिसमेंटलिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ये था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। भारत ने ना 2023 में ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया था। इसके भीतर ही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया है भारत ने। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये इनिशिएटिव है। इसमें ना लोगों को पैसे दिए जाएंगे जब वो वेरीफाइड स्टेप लेंगे, ग्रीन क्रेडिट वेरीफाइड एक्टिविटी, ग्रीन क्रेडिट फॉर वेरीफाइड एक्टिविटीज़ विच कैन बी ट्रेडेड और यूज टू ऑफसेट। अब इसके मान लीजिए आप इसमें एफॉरेस्टेशन है एंड तुम्हारा वाटर मैनेजमेंट है, और तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट है, और तुम्हारा क्या है, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, पॉल्यूशन रिड्यूस भी करने का है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, participants earn green credit for verified activities which can be credited or used to offset environmental obligation. It promote product and practice that meet specified environmental criteria. मार्केट बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, मार्केट बेस्ड अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अलाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। COP 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये बाकू में हुई थी। इसके अंदर क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट की गई थी, $300 बिलियन दिए जाएंगे 2031 तक।
तो 2035 तक दिए जाएंगे $300 बिलियन। और आप ये मान लीजिए एक इसमें ये था बाकी रोड टू बेलम 1.3T ये करके इसके रिश्ता था, है ना, एमिंग टू स्केल अप, ठीक है। एंड इसका आर्टिकल 6 को किया गया। आर्टिकल 6 का संबंध उससे है, कार्बन क्रेडिट से है, जो पेरिस समझौते के बीच में, जो पेरिस समझौतों का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है ना, आर्टिकल 6 का संबंध उससे है। लॉस एंड डैमेज फंड की पावर दे दी गई वर्ल्ड बैंक को, भैया आप संभालो इसे। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन 100 ये ग्लोबल बिगेस्ट इन्वेस्टर है ना, उनका ग्रुप है। ग्लोबल इन्वेस्टर लेड इनिशिएटिव लॉन्च 2017 में किया गया था। जो वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लाइमेट रेजिलेंट को भारत का फंडामेंटल राइट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट को बस बोलना है और उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बस गाल बजाने हैं। मैं भी बोल दूँ कि भारत को मुझे स्वर्ग बनाना है, पर सुप्रीम कोर्ट को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बस सुप्रीम कोर्ट को अपने गाल बजाने हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट वो व्यक्ति है जिसको प्रैक्टिकलिटी से कोई अंदाज़ा नहीं है। वो अपने ख्वाबों में सोता रहता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल सही बैठता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी व्यक्ति पैर रख देता है ना, जो भी न्यायाधीश, जो भी व्यक्ति जस्टिस बन जाता है, उसकी आंखों पर एक पट्टी आ जाती है। वो अपने आप को स्वर्ग लोक में या ऐसे महसूस करता है कि वो इस धरती से ऊपर उठ चुका है। जो आम जनता को नहीं दिखता वो उन्हें दिखता है। वो खुद को मानते हैं कि हमारे भीतर एक रोशनी प्रवेश कर चुकी है जो हमें आम लोगों से अलग बनाती है। उनके फैसले में इसकी लगातार झलक दिखती है। उनका हर फैसला ऐसा लगता है कि वो अपने ही फैसले को बदल रहे हैं। ना उन पर कोई कानून लागू होता, ना उन पर कोई कानून लागू होता, ना उन पर कोई एक्ट लागू होता, ना उन पर कोई परंपरा लागू होती। आर्टिकल 142 के तहत वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम कर रहे हैं। अपने जो तरीका उन्होंने एक केस में अपनाया है वो तरीका वो दूसरे केस में नहीं अपना रहे। एक पक्ष दूसरे पक्षधर को हर पक्षधर के अकॉर्डिंग फैसला सुना रहे हैं। अब इन्होंने ये क्लाइमेट रेजिलेंस को इंडिया का फंडामेंटल राइट मान लिया है ना, जिसमें DY चंद्रचूड़ थे, मनोज मिश्रा साहब थे, और मनोज मिश्रा थे, DY चंद्रचूड़ थे, और पादरी वाला था। ये थे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत माना गया है। उसके बाद ये मान लीजिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छापता है, एनुअली छापता है। और उसके बाद एक उसने ही ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है 2021 का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2021 का है। भारत का जो न्यूक्लियर टारगेट है, भारत को 2047 तक 100 गीगावाट बनाना है। प्रेजेंट में भारत ऑलमोस्ट 8 गीगावाट एनर्जी बना रहा है न्यूक्लियर से। और आप ये मान लीजिए 2014 से ये डबल हो चुकी है। भारत ने ना एक न्यूक्लियर वो रोड मैप न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया है, 2025 में लॉन्च किया गया है, जिसका टारगेट है कि 2033 तक भारत को 5 इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, है ना, इसके लिए फेडरल रूप से फंडिंग दी जाएगी। बस भारत स्मॉल रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर, इसकी जो कैपेसिटी इंडिजीनियस है और 200 मेगावाट है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ये। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसके जगह हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का यूज़ किया जाता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप है। ये सिस्टम है। और बताइए क्या देखना है। 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ये पूछेगा कि क्या ये ईरान और USA के बीच है, क्या ये भारत और फ्रांस के बीच है, क्या ये चाइना और इंडिया के बीच है, क्या ये इंडिया पाकिस्तान के बीच है? नहीं, ये इंडिया एंड USA के बीच है। ठीक है। तो भारत का टारगेट है कि वो 18 रिएक्टर करेगा, है ना, 2032-33 तक, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी होगी 13,800 मेगावाट। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने यूरोपियन यूनियन ने नेचर रिस्टोरेशन अडॉप्टेशन लॉ निकाला है। बाइंडिंग है, 2026 तक अपनी स्ट्रेटजी देनी है और 2030 तक 20%
उसको रिस्टोर करना है, 2050 तक ओवरऑल को रिस्टोर कर देना है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और यूक्रेन मेंबर नहीं है उसके, केवल नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क और स्वीडन मेंबर हैं। और आप ले लीजिए नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड ये मेंबर नहीं है, स्विट्ज़रलैंड भी मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी मेंबर नहीं है, बेलारूस भी मेंबर नहीं है ना। मोर देन, ठीक है, ये हो गया, थैंक यू। यूरोपियन यूनियन का टारगेट 2050 है, ना कि 2040 है। उसके बाद आप एक हम ये भूल गए हैं, इसे और कर लेते हैं। ये अभी क्या हुआ, यूपीएससी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, झेलम रिवर पासिस थ्रू वूलर लेक, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड टू पुलोरो लेक, गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, ठीक है। नहीं आता है ना। अब और उससे पहले इन्होंने हमसे लेक पूछ रखी थी, देन बाकी सब पूछ रखा था। और आप देख लीजिए एक ही वैक्यू इन्होंने हमसे पूछा था, ये कोलेरो वाला है ना, कोलेरो वाला। अगर जिस व्यक्ति को कोलेरो वाला पता होता तो मतलब इट कैन बी ईजिली सॉल्युबल है। परंतु अब 2024 में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसे ईजिली कर लूँगा, क्योंकि अपने दिमाग को खोल के रखूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मेरा पूरा नियंत्रण है। और जब मैं वहाँ सॉल्व करूँगा, पूरा स्लोली पढ़ूँगा, एक पॉइंट को पढ़ूँगा, 5 बार 10 बार पढ़ूँगा क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये वेटलैंड वाले हम पीछे पढ़ेंगे। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, आई डोंट नो, नहीं पता, पर हम मतलब 2025 साल हमारा है। इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक एंड जनरल नॉलेज। We all know that Wooler is a tectonic lake and Kashmir is a small valley. Any tectonic event will definitely affect any river flowing through that area, changing its discourse or damaging it. Thus option 1 is correct, ठीक है। यार गंडक लेक ही तो बनाती है कन्वर लेक को। तो इसका ऑप्शन ओनली 1 का दे रखा है। हरीके वेटलैंड ये ब्यास और सतलुज के उसमें पड़ता है, कोई नहीं। कृष्णा डेल्टा नियर कोलेरू लेक में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, पर 100% वो नहीं है। झेलम लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेस्टर्न 5 रिवर मेंशन इन, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेस्टर्न है, वेस्टर्न और इसका ऋग्वेद में इसे वितिस्ता करके संबोधित किया गया है। माँ पार्वती के लिए इसका मानते हैं। ये ओरिजिनेट होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग कश्मीर, फुटहिल ऑफ पीर पंजाल, फीड ऑन वूलर लेक, ठीक है। मेजर फीड ऑन वूलर लेक को पानी पिलाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, जिसे नीलम लेक, कुम्हर, संदरन एंड बिरंगी। इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, जिसे नीलम बोलते हैं, कुम्हर, बिरंगी एंड कुम्हर, सुरंगरी एंड बिरंगी, नीलम एंड चारों तो हैं, किशनगंगा, ठीक है, नीलम। ये जंग के पाकिस्तान में तहरीर जंग, जहाँ पर हिंदू जनसंख्या रहती है बहुत ज़्यादा। जंग कलेक्टर लगा हुआ है क्या?
वहाँ ये चिनाब से मिल जाती है। इसके ऊपर मंगला डैम बने हुए हैं, उरी डैम बने हुए हैं। अब ये पूछ सकते हैं मंगला डैम एंड उरी डैम किसके ऊपर बने हुए हैं। वूलर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। जाइना आइलैंड, अब ये पूछ सकते हैं जाइना आइलैंड किस पर बना हुआ है। जाइना आइलैंड ये बना हुआ है जैनुलुब्दीन ने बनवाया था। ये बना हुआ है वूलर लेक पे। स्पीसीज ब्लैक ईयर्ड काइट, काले कान वाला पंछी। यूरेशियन स्पैरोहॉक पाया जाता है। शॉर्ट टो ईगल, हिमालयन गोल्डन ईगल, हिमालयन मोंगल, है ना। अब देखो शॉर्ट टो ईगल, हिमालयन गोल्डन ईगल, हिमालयन मनोल, काले कान वाला पक्षी, और एक पक्षी और है यूरेशियन स्पैरोहॉक, ठीक है। ये इसमें पाए जाते हैं। कृष्णा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, ठीक है। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है शेषाद्री हिल, है ना। शेषाद्री हिल तुम्हारा वहाँ से महाराष्ट्र से, है ना। अब इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घटाप्रभा, मलाप्रभा एंड मौसी। कोना, तुंगभद्रा, भीमा, घटाप्रभा एंड मलाप्रभा ड्रेन बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। मेजर डैम अलमाती डैम, श्री सैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम। अलमाती डैम, श्री सैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड प्राकृष्णम बैराज, ये सब इस पर बने हुए हैं। कूलेरू लेक लोकेटेड बिटवीन डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश, फीड बाय तमिलरू रिवर, ठीक है। अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी एट कोलेरू लेक हैज़ बिकम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 2 माइग्रेटरी स्पीशीज, ग्रे पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक। इट इज़ आल्सो अ रामसर साइट, है ना। अलमाटी डैम, श्री सैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड देन प्राकृष्णम बैराज, ये है इसमें। गंडक रिवर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंडक रिवर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। नॉर्थ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पटना के पास गंगा से मिल जाती है। फॉलो इनटू इंडिया नियर यूपी बिहार बॉर्डर एंड जॉइन गंगा एट पटना। रिवर गंडक was declared national waterway from Bhai Salton Barrage to Gandak and Ganga confluence at Hajipur under नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इसी के डैम के किनारे मिलते हैं। हाजीपुर में है ना। कन्वर लेक, ये नागी एंड नटकी तुम्हारा वो हैं, क्या है ये। एंड कन्वर लेक बिहार में रामसर साइट है। एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ गंडक, बिहार ओनली। हैबिटेट ऑफ 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। वल्चर 3 तो वल्चर ही हैं भाई। इंडियन वल्चर, वाइट रैम्प वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, और एक तुम्हारा बेयर पोचार्ड और सोशिएबल लैपविंग, ठीक है। थैंक यू। देन इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ लिया था, ये भी नहीं पढ़ा था। अब क्या हुआ, ये पूछा था हमें इन्होंने हमसे, भाई क्या भारत अमेरिका से सेब आयात करता है। हमने बोला हाँ जी करता है, भारत नहीं करता। इन्होंने बोला भारत नहीं करता। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को भारत में एंट्री से पहले
इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी गई जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी से, है ना, और FSAI से। ये दूसरे वाला ठीक था। देन बॉल गार्ड एंड बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2, ये मुझे पता है, ये कॉटन के लिए यूज़ होते हैं। देन ये तुम्हारा ये GM मस्टर्ड वाला, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। और ये यूनाइटेड नेशन की जो शेप आता है वो लाल रंग का होता है, जिसे रेड वाशिंगटन के नाम से बोलते हैं। जेनेटिक अप्रेजल कमेटी, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू रेगुलेट GM फूड इंपोर्ट अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मेल पाई गई है। बस इसमें ये चीज़ मेन है, ATR एंड FTR। टेक्निक ये बाद में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ाया गया। GM अलाउड नहीं है। इंडिया इंपोर्ट सोया मील किससे इंपोर्ट कर रहे हैं हम? यूक्रेन से कर रहे हैं, अर्जेंटीना से कर रहे हैं, अपने मुर्गियों को खिलाने के लिए। ये पूछ सकता है कि भाई मुर्गियों को खिलाने के लिए हम जेनिफाइड मॉडिफाइड वो मंगा सकते हैं? हाँ जी, मंगा सकते हैं। हम मंगा भी रहे हैं सोया मील उसके थ्रू। और ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट GM रेगुलेशन रूल्स के तहत ही आ रहा है ना। बस ये भारत म्यांमार से और यूक्रेन से कौन मंगा रहा है? क्योंकि भारत जो अब बायो इथेनॉल बना रहा है, उसमें गन्ने की जगह कौन का यूज़ कर रहा है? बिकॉज गन्ना ज़्यादा पानी लेता है। अब भारत जो एडिबल ऑयल है, भारत उसको अपने डबल करना चाहता है 2031 तक, 30 से 31 तक। अब भारत का है 12 मिलियन मैट्रिक टन, भारत उसे ऑलमोस्ट 25 मिलियन मैट्रिक टन करना चाहता है। भारत का लक्ष्य है, आज मान लीजिए भारत का लक्ष्य 2030 से 31 तक अपना 72% रूप से हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं। करंटली भारत 57% बाहर से आयात करता है। और ये मान लीजिए आजकल भारत सॉफ्ट ऑयल का ज़्यादा आयात कर रहा है। सॉफ्ट ऑयल में सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल एंड तुम्हारा मेज ऑयल। और एक बात ये मान लीजिए, अभी भी कोई बहुत कम नहीं हुआ है, स्टेबल है। पाम ऑयल का हमारा रिड्यूस हुआ है, पर सॉफ्ट ऑयल का बढ़ा है, इम्पोर्ट बढ़ा है। और भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल फीड पर भी काम कर रहा है ना। और इंडियन सर्विस ने गुड्स को सरपास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया रूल बना लो उसके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि ना सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करता है? आई कैन अश्योर यू सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल करते हैं। अब अगली बार अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं आता तो ये दिमाग में दे लीजिए कि ये चारों ही इनमें ही कार्बन का यूज हो रहा है। और आप ये मान लीजिए कि ना जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनेगी जिससे उससे सबसे ज़्यादा यूज होगा। ये सिंपल सी बात है। अब इससे पहले इन्होंने हमें कॉपर की मेल्टिंग से बोला था कि इससे ये सब चीज़ें निकलती हैं। रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लीथल वर्ड जो यूज़ कर दिया, एडजेक्टिव जो यूज़ कर दिया, हमें ऐसे एडजेक्टिव से बचना है। UPSC में भी बचना है और यहाँ पर भी बचना है। ठीक है, ये सब तो ठीक है। हाईएस्ट कंटेंट ये हमने पीछे भी पढ़ा है। इंडियन कोल में हाईएस्ट कंटेंट पाया जाता है। कोल फायर पावर प्लांट में कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी निकलता है। ठीक है, ये है। अब हम देख लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर में ये है, इसमें टाइनी पार्टिकल ऑफ ड्रॉपलेट सस्पेंडिंग इन एयर इंक्लूडिंग डर्ट सूट एंड स्मोक, है ना। सोर्स नेचुरल इवेंट लाइक वाइल्ड फायर, हेल्थ इम्पैक्ट एक्सपोजर टू PM स्पेशली फाइन पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर एंड इन डायमीटर कैन पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। ओजोन ज़मीन पे बनता है, सूरज की रोशनी में बनता है। और जो तुम्हारा पॉल्यूटेंट निकलते हैं व्हीकल से, पावर प्लांट से एंड सम अदर है ना, एंड अदर सोर्सेज से, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ में, VOC के साथ में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में। ये तो उससे ओजोन बन जाता है, वही लंग के लिए ख़राब है। कार्बन मोनोऑक्साइड
इनकम्प्लीट कंबंशन से निकलता है, और कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, ठीक है, ये हो गया। मेजर सोर्स इंक्लूड व्हीकल, ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट लंग में चला जाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है ना कार्बन का, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का, उससे निकल जाता है। ये भी उसी की तरह ही है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्यूगेंट है, तेज़ लगने वाली है, कलरलेस है, बर्निंग ड्यूरिंग सल्फर कंटेनिंग फ्यूल, प्रोडोमेंटली सोर्स प्रीडोमेंटली फ्रॉम कोल power plant, industrial process such as the metal extraction and burning of fossil fuel. Health impact: SO2 can irritate the respiratory system, leading to coughing, mucus secretion, and aggravation of condition asthma and bronchitis. Nitrogen oxide is a reddish brown gas with characteristic sharp and biting odor. Source: emission from vehicle, power plant, and off-road equipment. And primary contributor: health impact: NO2 exposure can irritate airway and human respiratory system, increasing respiratory infection and exacerbating asthma. Lead is a toxic metal found in environment, previously used extensively in products like gasoline and paint. Current source include industrial process एंड एविएशन। लेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, एविएशन में यूज़ होता है ना। बच्चे का IQ कम कर देता है एंड डेवलपमेंटल इशू करता है। लेड सबसे खतरनाक है, ठीक है। भारत माता की जय।